सर, आपने बोला ना कि क्वेश्चन मतलब कि लिखा जाता है कॉपी में, किस तरह से क्वेश्चन लिखना चाहिए सर? जैसे कि लोग बोलते हैं अ, जो पहले आता है अच्छे से वो लिखना चाहिए। हम्म पर पर मेरे एक फ्रेंड हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हम्म उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप वो लिखिए कि जो मतलब कि नहीं आ रहा हो, ठीक से डील नहीं हो पा रहा है, और बाद में वो लिखे जो कि आपको प्रॉपर्ली आ रहा है। तो ये सही है? ओके, तो देखो, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में। ठीक है, 3 घंटे यस आपके सर। पास टाइम अवेलेबल होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे आपको 9 मिनट मिलते हैं। 9 मिनट में 3 पन्ने लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ फिलफिल करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो एक एवरेज आपको 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन पे मिलता है। तो ऐसे में हमारा टारगेट होना चाहिए हम कितना ज्यादा से ज्यादा आंसर अटेम्प्ट कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट जो अच्छे से आ रहा है पहले उसको कर लो। तो मैं जिनको जानता हूं जो ऑलरेडी सर्विसेज में भी हैं, जो सिलेक्टेड भी हैं, जो ऑलरेडी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन सब की एक स्ट्रेटजी जो कॉमन रहती है वो ये कि हमें जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है हमें वो पहले करना है। तो मैं आपको भी यही अपने एंड से रिकमेंड करूंगा कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में। ओके सर, थैंक यू। और कोई कोई और सर डाउट? 300 वर्ड्स में लिखना है तो कंटेंट में उस अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो सर समटाइम्स ऐसा होता है कि कंटेंट में क्या डाले ये नहीं समझ में आता है कि क्या डालना अभी चाहिए। इसको आगे आपको भी कुछ देर बाद ब्रीफ करूंगा कि जीएस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, मतलब क्या क्वेश्चंस का आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके तो सर। अभी कुछ मिनट वेट कर लो। ओके सर। हम्म और कोई? Same question. हाँ, सेम आंसर, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, आई विल बी देयर। Okay, sir. हम्म मयंक सर, आप मुझे होस्ट वो ट्रांसफर कर दो ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं इनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भूल गया था। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। हम्म हाँ, तो देखो, अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज और एसए के बारे में। बहुत हद तक ये दोनों पार्ट ही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि जो 500 का ऑप्शनल होता है ना, वो सबका अपना जो बेस्ट पेपर होता है उसी को हम अपने ऑप्शनल्स में सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता। दो आप, बहुत क्रिटिकल ये भी होता है, बट कंपेरेटिवली जो मार्जिन होता है, जैसे इसका टोटल अगर आप देखो तो ये 1250 मार्क्स का होता है, 1250 मार्क्स। ये होता है 500 मार्क्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीएस और एसए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसए के। ये एसए हमारा पहला पेपर होता है। जब मेंस आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस का जो पहला पेपर होगा वो होता है एसए। एसए होता है 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स में आपको 2 एसए लिखने होते हैं। यानी एक एसए पे आपका होता है 125 मार्क्स और दूसरे का होता है 125 मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, देखो कि 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 4 एस्से होंगे, ए बी सी डी। पार्ट बी में भी 4 एस्से होंगे, ए बी सी डी। तो आपको इन चारों में से कोई एक एस्से को अटेम्प्ट करना होता है। सिमिलरली बी से भी आपको सिर्फ एक एस्से अटेम्प्ट करना होता है। तो यानी कि टोटल आपको 8 एस्सेज अवेलेबल होंगे। इनमें से कोई 2 लिखने होते हैं, सब्जेक्ट टू द content that you have to select one essay from each section. टोटल आपको 2 एस्से लिखने हैं इन 8 एस्से में से, और हर में से एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करना है। मैं आपसे कल एस्से के जो इस साल का जो मेंस का पेपर था जो हमने भी दिया था वो मैं आपको शेयर करूंगा कल कि कैसा आता है पेपर, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही फोटो खींच के सेंड कर दूंगा।
तो ये हुआ आपका एसए का पार्ट। एसए में देखो कि अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि 250 नंबर का है, तो कितने नंबर हम लाते हैं तो कहा जाएगा कि अच्छा नंबर है। तो अगर आप एनीवेयर 140 प्लस स्कोर करते हो, इट मीन्स कि इट्स गुड। मैक्सिमम जो मार्क्स जाते हैं एसए के वो होते हैं 165। ये लगभग हर साल मैक्सिमम मार्क्स होता है एसए में। तो अगर आप इससे ज्यादा स्कोर करते हो तो इट मीन्स कि आप एसए अच्छा किया हो। अब हाउ टू राइट अ गुड एसे, इस पे हम एक सेपरेट पूरा लेक्चर लेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, एसे में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा आपका है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सारे 250 मार्क्स के। तो आपका ये हो गया 1000 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें आपका होगा पेपर 1। पेपर 1 में क्या क्या होगा? हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में आपके एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। आप एक चीज ध्यान दो कि प्रीलिम्स में हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था और प्रीलिम्स में मेडिवल हिस्ट्री था, बट मेंस में मेडिवल हिस्ट्री नहीं है। तो हिस्ट्री आप जो सॉरी मेंस के पर्सपेक्टिव जो आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा इसमें आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। और तीसरा पार्ट इसमें जो होता है सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में आप पढ़ोगे वुमेन की कंडीशन क्या है सोसाइटी में, जो वीकर सेक्शंस हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। जो स्टेट्स में जैसे रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रूरल डिस्पैरिटी आज तक खत्म हो पाई, अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है, सब उसका एक सस्टेनेबल मॉडल क्या होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे ट्राइबल भाई लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, जो छत्तीसगढ़ वगैरह में या जो एमपी में जो बैकवर्ड लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं सोसाइटी और सोशल इश्यूज में, इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन। ये आपका पेपर 1 हुआ। इसमें क्या होता है जनरली 6 क्वेश्चंस के आसपास हिस्ट्री के आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आते हैं जनरली, और वही 8 से 10 क्वेश्चन लगभग या 6 से 8 क्वेश्चन हर साल सोशल इश्यूज के आते हैं। ये चीजें कहाँ से पढ़नी है ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है। फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। पहला पॉलिटी, पॉलिटी या जिसको बचपन में हम लोग कहते थे सिविक्स, नागरिक शास्त्र। दूसरा इसमें आप पढ़ोगे अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन। और तीसरा पार्ट आप इसमें पढ़ते हो गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक गुड गवर्नेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, करप्शन कैसे कंट्रोल किया जाए। तो पॉलिटी में बेसिकली आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। आईआर में हम पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया का रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसा चल रहा है, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन हुआ, ब्रिक्स हुआ, आरआईसी हुआ और बिम्स्टेक हुआ, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसा है, इंडिया के लिए वो बेनिफिट है या इंडिया का किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट होना नुकसानदायक है, इंडिया का रसिया के साथ कैसा रिलेशन है, इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन कैसा है, चाइना के साथ कैसा चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है वो हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। और गवर्नेंस मतलब सरकारें कैसी चल रही हैं, ठीक है, ये पूरा हम पढ़ते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस में बेसिकली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ते हैं, कैसे गवर्नमेंट हमारे ऊपर गवर्न कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या अच्छे एक्ट्स आए, कोई एक्ट्स आया तो उसको उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक इशू चल रहा है लैंड बिल का,
ये भूमि सुधार वाले जो 2-3 अधिनियम है जिसको लेकर देश में काफी बवाल मचा है। तो अगर इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में पेपर 2 में, ये जो लैंड बिल है इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसको लेके इतना सारा बवाल मचा हुआ है। तो चूंकि लैंड बिल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल लाया, एक एक्ट लाया जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि ये चीजें हों। तो ये चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है, एक गुड गवर्नेंस करने के लिए। तो गवर्नेंस में ये सब चीजें भी आती है कि गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट बनाए, कौन से बिल बनाए, इन सब के ऊपर डिस्कशन होता है। ये होता है आपका पेपर 2। फिर बात करते हैं हम पेपर 3 की, जो कि सबसे स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें होता है इकोनॉमिक्स, इसमें होता है एनवायरमेंट साइंस, इसमें होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक्स आप सब जानते हो, अर्थव्यवस्था, देश में की अर्थव्यवस्था कैसी है और क्या चल रहा है। वातावरण पे सब जानते हो आप, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं डेली, कुछ ना कुछ कोई मूवमेंट होता रहता है, कोई एक्ट लाता रहता है गवर्नमेंट। जैसे भी गवर्नमेंट ने नया एक EIA एक्ट लाया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट। इस पे क्वेश्चन इस बार मेंस में था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पे है, ह्यूमन रेस पे है, या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है। जैसे कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, सार्क सैटेलाइट। तो 2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि सार्क सैटेलाइट इज गोइंग टू बी ए इम्पोर्टेंट टूल इन डेवलपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो आप देखो कि सार्क सैटेलाइट जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसको उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के साथ मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो आपदा आप देखते हो, भूकंप आता है, उसको लेके प्रबंधन कैसा होना चाहिए। या इलेक्शन में देखो रैलियां होती हैं, उसमें प्रबंधन कैसा होना चाहिए। और अभी देखो सबसे क्रूशियल चल रहा है कोविड। कोविड इज अ पेंडेमिक, इट्स अ डिजास्टर। तो उसको मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक सिटीजन का रोल क्या होना चाहिए, स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, NGOs का रोल क्या होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल क्या होना चाहिए, ये सब हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं कि हमारे देश के अंदर, जैसे सपोज करो ये इंडिया है तो बाहर से तो अलग खतरा है, देश के अंदर जो खतरे हैं जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, माओइस्ट, ड्रग्स माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीजें जो भी मतलब देश के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, माफियागिरी चल रही है, या फिर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, या कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, या अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हैं उन्होंने ब्लास्ट किया और कई सारे हमारे जो CRPF के पर्सनल्स थे उनकी डेथ हो गई। तो ये सब सारी देश के अंदर जो खतरे हैं वो हम पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको दूर कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेपर 4। पेपर 4 में ब्रॉडली हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सरकार को पब्लिक में कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र बोलते हैं। तीसरा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और चौथा फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। इन 4 सब टॉपिक्स पे अलग अलग इसका आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, या फिर कल मैं अब व्हाट्सएप पे आप पे शेयर भी कर दूंगा। इतनी चीजों को पढ़ना होता है। ये तो हुआ अलग अलग, बट पिछले 4-5 सालों से UPSC क्या कर रहा है कि क्वेश्चंस को अलग अलग नहीं पूछ रहा है, वो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ क्लब कर देगा। हिस्ट्री के जैसे एक क्वेश्चन आया था 2017 में, अल्लामा इकबाल की एक आप वो एक शायर है, आपने सुना होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये मतलब उसका जो थीम था वो ये था कि बहुत सारी सभ्यताएं आई विद टाइम, जैसे इजिप्ट आया, मेसोपोटामिया आया, चाइनीज आए, वो सब डिसॉल्व हो गए, बट हमारी सभ्यता आज भी कंटिन्यू कर रही है। तो UPSC में क्वेश्चन था कि रीजन क्या है कि जो बाकी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, वो एकदम से खत्म हो गई, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता थी,
वो क्या रीजन है कि इंडिया में आज भी उसके ट्रेसेस मिलते हैं, उसके रेमिनेंट मिलते हैं, जबकि ये एकदम से कोलैप्स कर गए, इनका कुछ भी रेमिनेंट नहीं मिलता, इनका जो कल्चर था वो कंटिन्यू नहीं किया। तो इसके आंसर के लिए आपको जरूरी है कि आपको इंडिया की ज्योग्राफी पता हो कि इंडिया क्या है, कि एक साइड हिमालय से पूरी तरह क्लोज है, इधर ये पूरे डेजर्ट से क्लोज है, और ये पूरा वाटर है। तो जो कल्चर यहाँ डेवलप हुई वो इनके बाहर जा ही नहीं सकी, और ना ही बहुत टाइम तक बाहर के लोग यहाँ आ सके। तो जो लोकल कल्चर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यहाँ पे कंटिन्यू की, जो कि यहाँ के केस में नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको अलग अलग नहीं ट्रीट कर सकते, आपको सब एक साथ ही करना पड़ेगा। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आप ये आइसोलेशन में नहीं पढ़ते। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो ये देखते हो कि इसको हम पेपर 1 में कैसे यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में कैसे यूज कर सकते हैं, पेपर 3 में कैसे यूज कर सकते हैं, पेपर 4 में कैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली उसी टाइम आप ये भी देखते हो कि हम इसको प्रीलिम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब हम प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारियां नहीं करते हैं, हम एक साथ तैयारी करते हैं। मेंस की बेसिकली हम तैयारी करते हैं मेंस की जून से लेके दिसंबर तक। फिर लास्ट के 2-3 महीने हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा गियर अपना शिफ्ट करते हैं और हम प्रीलिम्स की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि हमें करंट अफेयर और जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको ज्यादा पढ़ना होता है। तो दिस वाज अबाउट योर एसए और जीएस। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, एसए और जीएस में से, अबाउट कंटेंट, अबाउट उसका जो सिलेबस है, इससे रिलेटेड की प्रॉब्लम हो तो हम मेरे से पूछो। अभी कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताओ। एनीवन? प्रॉब्लम नहीं है तो नो सर बोलो एटलीस्ट। नो सर। No, sir. क्लियर है सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? यस Yes. अभी आप लोगों से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर 300 वर्ड्स में आंसर कैसे लिखेंगे। अब सपोज मैं क्वेश्चन अपना आर्टिफिशियली ड्रॉ करता हूं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, जो डेवलपमेंट आज के टाइम हो रही है, उसका समाज के महिलाओं पे क्या प्रभाव है। अगर इसका आंसर जैसे मुझे लिखना है 300 वर्ड्स में, तो हम एक जो फॉलो प्रिंसिपल करते हैं, IBC प्रिंसिपल, IBC, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। जैसे अगर इस क्वेश्चन का कि वैश्वीकरण का महिलाओं पे क्या प्रभाव है, हम लिखेंगे पहले एक पैरा में कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। जैसे हम लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन ने पूरे संसार को एक बड़े गांव में कन्वर्ट कर दिया है, जहां हमारा सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैकडी आप देखो, जो पिज्जा है, पिज्जा हट का या डोमिनोज का, वो आपको जैसा उसका टेस्ट मुंगेर में होगा वैसा ही टेस्ट पटना में होगा। तो इसको हम कहते हैं कि होमोजेनाइजेशन ऑफ फूड। तो हर चीजें इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है हमें पता है, इंडिया की इकोनॉमी खराब होती है तो उसका इम्पैक्ट अमेरिका पे जाता है। मतलब ओवरऑल क्या है ना कि चीजें काफी इंटरकनेक्टेड हैं, और सोशल मीडियाज है, ये सब चीजें हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर बॉडी में हम क्या करते हैं कि जो मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। जैसे हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि वुमेन ग्लोबलाइजेशन से ये इम्पैक्ट है आया कि वो अब घर से बाहर निकल के जॉब करने लगी, उनकी इनकम बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी। ग्लोबलाइजेशन होने से वुमेन अवेयर हुई, उनको अपने राइट के बारे में पता चला। ग्लोबलाइजेशन होने से जो वुमेन की एक टिपिकल बाउंड्री थी घर के अंदर ही रहना है, अब वो घर के बाहर जाके, जैसे यहाँ की इंडिया की लड़कियां यूएस में जाके जॉब कर रही हैं, जर्मनी में जाके जॉब कर रही हैं। उससे क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से कि जो सोशल मीडिया और ये सब चीजें आई, एक दूसरे से कनेक्टेड हुई, तो औरतें अपनी प्रॉब्लम, जैसे भी रिसेंटली एक मूवमेंट चला था, मी टू मूवमेंट, तो औरतें अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रंट पे लाके डिस्कस कर रही हैं। ये सब चीजें आपने पॉजिटिव चीजें बताई कि ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इम्पैक्ट
इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपने जब 4-5 पॉइंट पॉजिटिव लिख लिया तो उसके बाद आप 4 पॉइंट नेगेटिव लिखोगे। ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट ये हुआ कि वुमेन जब बाहर निकल रही है तो दे आर प्रोन टू हरासमेंट। अब जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि लड़कियां रात में बाहर निकल के काम कर रही हैं, तो दिल्ली का रेप इंसिडेंस वाज वेरी फेमस। तो ये चीजें भी हो रही हैं। दूसरा, आप देखो फैमिली वैल्यूज जो थी, इंडिया की जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज थी वो कोलैप्स करने लगी जब सबके सब जो टिपिकल जो फैमिली सिस्टम्स थी वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ऐसे करके आपने क्या किया कि पूरा मतलब ऊपर 50 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन दिया और आपने 200 वर्ड में ये सब बॉडी लिखा, और लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूड करोगे कि ग्लोबलाइजेशन के जैसा कि हमने देखे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं, मगर हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जरूरी है वुमेन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट और हम समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव चीजों को ज्यादा प्रमोट करें, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम इंडिया के वुमेन और इंडिया को दे सकें। ये करके आप कंक्लूड करोगे, ये भी आप 50 वर्ड में लिखोगे, तो लगभग आप 300 वर्ड में चीजों को आपने एलेबोरेट कर दिया। ना तो ये फिक्स है, ना तो ये फिक्स है, ना तो ये फिक्स है। और जरूरी नहीं कि आपको 300 वर्ड में ही आंसर लिखना है। अगर आप 250 वर्ड 260 वर्ड में कंप्लीट कर ले रहे हो देन वेल एंड गुड। कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है आपके माइंड में जो आता है एक सिस्टमेटिक वे में। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे अटेम्प्ट करें, 2 लोगों ने पूछा था, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम माय आंसर? Yes, sir. यस सर। किसने पूछा था? स्नेहा एंड लकी, राइट? Gindha and Sneha. लकी। यस सर। और आप कोई क्वेश्चंस पूछो आप लोग, जो मैंने आपको जीएस, एसए और हाउ टू राइट अ गुड आंसर में भी बताया। कोई डाउट किसी को? नो सर। बाकी लोग? नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। देखो, अब एक चीज हमारा बचता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या होता है कि कई सारे टोटल 20 या 22 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कई सारे ऑप्शनल होते हैं। उसमें से कोई आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है। ऑप्शनल चूज करते समय 2 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। पहला, आपको इंटरेस्ट कितना है उस सब्जेक्ट में, और दूसरा, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो कितना इजीली अवेलेबल है। जैसे आपने ले लिया कन्नड़ ऑप्शनल, तो 2 क्वेश्चन यहाँ उठते हैं कि आपको कन्नड़ में इंटरेस्ट है, और क्या पढ़ना है, उसका जो स्टडी मटेरियल वो इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो वो ऑप्शनल मत लो। तो एक बार आप ऑप्शनल लेने के लिए क्या करोगे, पहले माइंड में सोच लो कि आपको कौन से ऑप्शनल्स अच्छे लगते हैं। जूलॉजी है, बॉटनी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। उसके बाद उसके पूरे सिलेबस को पढ़ो, आप उसके पुराने क्वेश्चंस देखो, और फिर ये जानने की कोशिश करो कि आप कितने कंफर्टेबल हो उसमें, आपको कितना इंटरेस्ट है उसमें। और उसके बाद गूगल पे सर्च करो कि अच्छी बुक्स इस टॉपिक के अवेलेबल हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर्स, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। तो ये पैरामीटर होता है ऑप्शनल को डिसाइड करने का। हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे टाइम ये दूसरों से पूछते रहते हैं कि सर हम ऑप्शनल क्या लें, ऑप्शनल क्या लें। ये क्वेश्चंस कभी किसी से पूछना ही मत, ये आंसर हमेशा आपके पास होता है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स देन गो विद मैथमेटिक्स, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिस्ट्री देन गो विद हिस्ट्री। जैसे मैंने जो ऑप्शनल ले रखा था, और देखो मैं बॉटनी से हूँ, मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो बॉटनी से, बॉटनी मैंने बीएससी किया, बॉटनी में एमएससी किया, बॉटनी में मैंने पीएचडी किया, एंड आई एम वेरी गुड विद बॉटनी। बट जो मैंने अब यूपीएससी में अपना ऑप्शनल लिया वो मैंने ज्योग्राफी लिया। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि ज्योग्राफी से मुझे पेपर 1 में भी, GS 1 में भी फायदा हो रहा है, GS 2 में भी फायदा हो रहा है, मुझे एस्से लिखने में फायदा हो रहा है, मुझे एथिक्स में भी फायदा हो रहा है, और मुझे अपना ऑप्शनल तो फायदा हो ही रहा है, और साथ ही साथ मुझे कुछ नया सीखने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि बॉटनी मुझे बहुत आती है।
और प्लस इसकी बुक्स और इसके स्टडी मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल थे, तो मैंने ज्योग्राफी लिया। तो मेरे कहने मतलब ये है कि आप सब लोग जूलॉजी के हो तो आप सब जूलॉजी ही ऑप्शनल लो, ये जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है, कौन सा ऑप्शनल आपको अच्छा लग रहा है। तो ये इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। तो आज मैंने आपको बताया जीएस के बारे में, एसए के बारे में, ऑप्शनल के बारे में। इन 3 चीजों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीजें माइंड में आ रही हो तो आप लोग। सर ऑप्शनल में एक सोशल वेलफेयर का कोई ऑप्शनल है ना, सोशल वेलफेयर? ये यूपीएससी में नहीं है। अच्छा, LSW है सर। एक करके ये यूपीपीएससी में पहले सोशल वर्क करके एक पेपर हुआ करता था यूपीपीएससी में, बट अभी इन्होंने उसको हटा दिया। तो सोशल इश्यूज और सोशल वेलफेयर कोई ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है। वो यूपीएससी ईपीएफओ में है एक शायद, और सीडीपीओ में बीपीएससी के। हाँ, बीपीएससी वगैरह में होगा, यूपीएससी में नहीं है। सोशल वर्क या सोशल वेलफेयर नहीं है। एक ऑप्शनल पेपर में होता है सर LSW। LSW इज LSW सर, लेबर सोशल वर्क, लेबर सोशल वेलफेयर समथिंग। नहीं, ये भी यूपीएससी में नहीं है। लॉ है यूपीएससी में, लॉ। सर लॉ में ये आरपीसी एंड आईपीसी एंड सीआरपीसी। हाँ, उसमें कई चीजें होती हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, आपको लीगल सिस्टम पढ़ना होता है, आपको इंडियन लॉ सिस्टम पढ़ना होता है, आपको सीआरपीसी पढ़ना होता है, आपको आईपीसी पढ़ना होता है, आपको सिविल प्रोसेसर पढ़ना होता है, आपको क्रिमिनल प्रोसेसर पढ़ना होता है। तो बेसिकली वो लॉ होता है। और ऑप्शनल लेने के लिए जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे बैकग्राउंड में हो। ऐसा नहीं है कि जिसने LLB किया वही लॉ लेगा। लॉ कोई भी ले सकता है। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड है, वो इंजीनियर है मगर उन्होंने लॉ ले रखा है। वो इंजीनियर मतलब उन्होंने फिलोसफी ले रखा है। इट्स अप टू यू। यस सर। तो सर ये ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ता है या फिर पूरे मेंस पेपर के लिए? सीआरपीसी एंड आईपीसी सेक्शंस? नहीं, सीआरपीसी आईपीसी आपकी जीएस में नहीं है। अगर वो लॉ आप लेते हो ऑप्शनल तभी पढ़ना होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ना होगा। ओके सर। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सर। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी गुड ऑप्शनल। आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस होंगे, थोड़ा सा जूलॉजी होगा जिसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं, हेड साइज पढ़ते हैं और जेनेटिक्स पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसमें सोसाइटी होगा, थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी लेने का सोच रहे हो तो उसको सिलेबस को देखो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप चूज कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एथिक्स क्या होता है? वो पेपर 4 जो होता है ना जीएस का, जीएस पेपर 4 का नाम है एथिक्स एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। हम इंडिविजुअली फिर एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे आपसे कि इस पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? पूछते रहो। स्टूडेंट सबसे जरूरी है क्यूरियस माइंडेड बनो। क्वेश्चंस पूछो, सही या गलत चीजें पूछो। अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, हमेशा ये माइंड में लाओ। कोई और डाउट, कोई और क्वेरी? नो सर। कोई और क्वेरी होगा तो आप मूपा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ लीजिएगा। ओके सर। सर ऑप्शनल में स्कोरिंग पेपर कौन सा रहेगा? मतलब मेरा बैकग्राउंड सारे जियोलॉजी से है स्कोरिंग बट है, कोई स्कोरिंग नहीं है। मैंने देखा है लोगों को मैथ्स में 10-10 नंबर लाते हुए, मैथ्स में 300-300 नंबर लाते हुए। मैंने लोगों को देखा है ज्योग्राफी में 327 लाते हुए, 100 नंबर लाते हुए। तो इट्स अप टू यू। सारे ऑप्शनल स्कोरिंग है, सारे ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं। इट्स अप टू यू। हर ऑप्शनल से सिलेक्शन होता है। हिंदी से, कन्नड़ से, उर्दू से, मैथिली से, पंजाबी से सिलेक्शन होते हैं। तो सारे ऑप्शनल अच्छे हैं। ओके सर।
एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शन है। या एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इज गुड ऑप्शनल, मतलब सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी से आप थोड़ा कनेक्टेड फील करोगे, जिसमें आपको पढ़ा जाएगा Yes, कि sir. ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन का हेड साइज कैसा होता है, जेनेटिक्स कैसा है। और कोई? सर सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, सिलेबस उठा के देखना सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी भी काफी स्कोरिंग ऑप्शनल है, अच्छा ऑप्शनल है, बहुत लोग लेते हैं। जो भी ऑप्शनल आपके माइंड में चल रहा है ना, उसका सिलेबस फ्री में अवेलेबल है गूगल पे, आप एक बार उसको देखना। ओके सर। सर यूपीएससी और बीपीएससी में अंतर क्या है सर? यूपीएससी और बीपीएससी में सर अंतर? यूपीएससी आपको सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसके सिलेक्शन के लिए होता है, जिसको आप आईएएस बोलते हो, और पीसीएस के लिए सिलेक्शन के लिए, जैसे एसडीएम, नायब तहसीलदार, डिप्टी एसपी, इन सब के लिए पीसीएस जो है बीपीएससी कराता है। बीपीएससी का सिलेक्शन जो होता है वो स्टेट के लिए होता है, और यूपीएससी का सिलेक्शन पूरे इंडिया के लिए होता है। के सिलेबस में सर भी अंतर है क्या सर? हाँ, बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन यूपीएससी और उत्तर प्रदेश का जो है यूपीपीएससी, उसके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। बीपीएससी का सिलेबस बहुत डिफरेंट है यूपीएससी से। और कोई डाउट? तो बैंक सर रैप अप करें इसको? हाँ ठीक है सर, तो कल फिर सर कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके सर, कल क्या पढ़ाएंगे सर? और कल हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, मतलब पहला स्टेज हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. चलो, गुड नाइट सबको। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर।